application of friction. एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन अगर मैं बात करूं तो यार मोस्ट ऑफ द टॉपिक आप पढ़ेंगे किसमें, मशीन डिजाइन में, लेकिन एक टॉपिक जो है अब मशीन डिजाइन में भी नहीं पढ़ाया जाता है सच, बहुत कम ऐसा होता है कि वो टॉपिक टच किया जाता है, वो है आपका स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड वाला जो पोर्शन है वो मशीन डिजाइन में आपको ब्रेक पढ़ा देंगे, आपको क्लच पढ़ा देंगे, आपको रोप ड्राइव पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका स्क्रू थ्रेड वाला पोर्शन एज सच टच नहीं किया जाता उसको, है ना, एज सच टच नहीं किया जाता, उसको छोड़ दिया जाता है। नाउ लेट्स सी एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूं, स्क्रू थ्रेड्स। अगर मैं स्क्रू थ्रेड्स के बारे में बात करूं सो ये दोनों तरीके से आपका जनरेट किया जा सकता है एक सिलेंड्रिकल सरफेस में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों आपके दोनों तरीके के स्क्रू थ्रेड्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक। सो इट मे बी जनरेटेड इंटरनल स्क्रू थ्रेड्स, इंटरनल स्क्रू थ्रेड्स and external screw threads. एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड्स दोनों तरीके के आपके एक सिलेंड्रिकल सरफेस में जनरेट किया जाता है। इसके अलावा ये तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल हुआ। अगर मैं बोलूँ स्क्रू थ्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, है ना, उसको बनाया जाता है उस बेसिस पे, उसके शेप के बेसिस पे अगर डिफाइन करूं तो ये मेनली ना दो टाइप का होता है, एक होता है वी स्क्रू और वी थ्रेड्स, एंड एक होता है आपका स्क्वायर थ्रेड्स, वी थ्रेड्स, एंड एक होता है स्क्वायर थ्रेड्स। अगर मैं बात करूं जो वी थ्रेड्स है वो मेनली यूज होता है टाइटनिंग पर्पस के लिए, ये आपका टाइटनिंग पर्पस के लिए, टाइटनिंग पर्पस के लिए यूज होता है। आपका जो स्क्वायर थ्रेड्स है ये यूज होता है आपके स्क्रू जैक्स में, जो स्क्रू जैक होता है या जिसको आप पावर स्क्रू बोलते हैं, उसमें देखने को मिलता है ये स्क्वायर थ्रेड्स, आपको उसमें देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं आपका जो वी थ्रेड होता है उसका ना, उसका जो फ्रिक्शनल, उसका स्ट्रेंथ प्लस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, वी थ्रेड्स जो होते हैं, वी थ्रेड्स having more strength, and more frictional resistance, compared to square thread, compare to स्क्वायर थ्रेड्स। स्क्वायर थ्रेड्स के कंपैरिजन में इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है वी स्क्रू का, साथ के साथ ये ज्यादा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। एक्चुअली सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये जो है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर करता है, दैट्स व्हाई ना स्क्वायर थ्रेड नहीं बनाया जाता। स्क्वायर थ्रेड स्क्रू जैक नहीं बनाया जाता वी थ्रेड से। वी थ्रेड से स्क्रू जैक जो आपका गाड़ियों को उठाने का, मतलब गाड़ी जब पंचर हो जाता है तो आप देखे होंगे कि एक इस तरीके से घुमाएंगे, उठा देता है वो वाला पहिया,
स्क्रू जैक देखे होंगे, ठीक है ना। सो वो उस पे जो थ्रेड्स होते हैं वो स्क्वायर थ्रेड्स होते हैं, वी थ्रेड्स नहीं होते। रीजन क्या है कि वो ज्यादा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अगर ज्यादा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो उसको घुमाने के लिए ज्यादा पावर भी चाहिए रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्रीफर्ड। स्ट्रेंथ तो ज्यादा है, स्ट्रेंथ तो ज्यादा है, ये अच्छी बात है। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अगर ज्यादा ऑफर कर रहा है तो वो आसानी से वापस आएगा भी नहीं, वापस आएगा भी नहीं। दैट्स व्हाई जो वी थ्रेड्स है वो टाइटनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, वो टाइटनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बोलूं वी थ्रेड का एक फायदा और होता है, इसलिए टाइटनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें जो स्लैकिंग होता है ना, जो स्लैकनिंग बोलते हैं, स्लैकनिंग प्रिवेंटेड बाय वी थ्रेड्स। वी थ्रेड्स स्लैकनिंग को प्रिवेंट कर देगा, ठीक। व्हाट इज स्लैकनिंग? अगर मैं बोलूं कोई चीज को अगर मैंने टाइट किया, हाँ ना, टाइट किया, जैसे आपका ये कैसे होते हैं, आपके स्क्रू देखे होंगे, आप नट बोल्ट देखे होंगे, वो सब में आपको वी थ्रेड्स देखने को मिलेंगे, वो सब में आपको वी थ्रेड्स देखने को मिलेंगे। सो आपका क्या होगा कि जैसे ही टाइट किया ना तो वो इस तरीके से थोड़ा भी गैप नहीं देगा। सो ये आपका स्लैकनिंग प्रिवेंट हो जाता है। लेकिन अगर स्क्वायर थ्रेड रहेगा ना, वो हल्का सा इस तरीके से मूव करेगा, स्लैक होने के चांसेस हैं थोड़े से कंपेयर टू वी थ्रेड। सो वी थ्रेड का ये एडवांटेज और होता है। चलिए आगे बढ़ता हूं। मैं बात करने वाला हूं क्या, एक स्क्रू जैक का। सो स्क्रू जैक दैट इज योर स्क्वायर थ्रेड्स। किस तरीके से थ्रेड्स होने वाले हैं इसमें, स्क्वायर थ्रेड्स। इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको। ये हो गया आपका थ्रेड्स, इस तरीके से कुछ दिखेगा। थोड़ा सा ठीक है, चलेगा। ये क्या है, एक स्क्रू थ्रेड का मैंने फिगर बना दिया। यहां पे ये जो पर्टिकुलर, इसको बोलते हैं कोर डाया, डीसी। डीसी इज योर कोर डाया।
और माइनर डाया, कोर डाया, और इसी को कहते हैं माइनर डाया। एक होता है आपका ये कैपिटल डी बोला, सो कैपिटल डी इज योर नॉमिनल डाया, दिस इज नोन एज नॉमिनल डाया, और दिस इज ऑल्सो नोन एज मेजर डाया, मेजर डाया, मेजर डाया के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं यहां पे दो थ्रेड के बीच का गैप, यार ये तो पहले पढ़े थे, ये वाला और ये वाला जो गैप होता है इसको क्या बोलते हैं, पिच। ये क्या कहलाएगा, P इज योर पिच, स्मॉल p दे दिया, स्मॉल p इज पिच। एक होगा आपका L इज नोन एज लीड। लीड क्या होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लीड क्या होता है, लीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एक्चुअल डिस्टेंस। लीड इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द योर व्हाट, स्क्रू। जैसे ही इसको अगर घुमाऊंगा डियर, ये अगर घूमेगा, ये अगर घूमेगा, सो घूमेगा तो क्या होगा कि ये एक्चुअली डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इस डायरेक्शन में, एक्चुअल डायरेक्शन में एक डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है। सो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा है ना, उसको बोलते हैं, एक्चुअल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं लीड। दिस इज द डिस्टेंस in axial direction in one rotation of screw, in one rotation of screw। सो यार L जो है वो लीड है, L क्या है, लीड है, और लीड फॉर द सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट, मल्टी स्टार्ट यहां पे पॉसिबल है। अगर मैं बोलूं सिंगल स्टार्ट है, सिंगल स्टार्ट, सो मैंने लीड को क्या बोला, लीड इज नथिंग बट एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्क्रू इन वन रोटेशन। सो सिंगल स्टार्ट है तो जो लीड होगा वो इक्वल टू P के बराबर होगा, इक्वल टू P के बराबर होगा। अगर आपको मैंने बोल दिया मल्टी स्टार्ट बोल दिया, सो आपका L इक्वल टू NP, वेयर N इज द नंबर ऑफ स्टार्ट, N इज नंबर ऑफ स्टार्ट। मतलब अगर डबल स्टार्ट बोलूंगा तो लीड डबल ऑफ पिच हो जाएगा, अगर ट्रिपल स्टार्ट बोलूंगा तो लीड विल बी ट्रिपल ऑफ पिच हो जाएगा, ठीक। सो N इज नंबर ऑफ स्टार्ट, नंबर ऑफ स्टार्ट। यहां पे एक आता है आपका मीन डाया, मीन डाया एज्यूम किया जाता है, लेट अस एज्यूम स्मॉल dm से शो किया, स्मॉल dm इज मीन डाया, मीन डाया। नाउ माय डियर, एक्चुअली अगर मैं बोलूं आपका जो कोर डाया है दैट इज योर DC इज D माइनस P, D माइनस P, P से माइनस कर दोगे मेजर डाया का, सो आपको क्या मिल जाएगा, कोर डाया। मतलब एक्चुअली ये वाले जो डिस्टेंस है, ये वाला जो हाइट है उसको P/2 अपन मान लिए हैं। मतलब आपका D माइनस P ये रिलेशन हुआ कोर डाया और मेजर डाया में। सिमिलरली अगर मैं बोलूं मीन डाया अगर निकालने जाओगे सो D माइनस P/2 आने वाला है, D माइनस P/2 आने वाला है, ठीक। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मीन डाया एंड योर मेजर डाया। सो यार, और दिस इज द रिलेशन बिटवीन माइनर डाया एंड मेजर डाया। सो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नाउ माय डियर, अगर मैं कहूं यहां पे एक एंगल आता है दैट इज नोन एज अल्फा, अल्फा से मैं डिनोट करने वाला हूं, एंड अल्फा इज योर हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल। व्हाट इज हेलिक्स एंगल? हेलिक्स एंगल इज द नथिंग बट एंगल ऑफ दिस थ्रेड बाय द हॉरिजॉन्टल प्लेन। और मुझे कहना चाहिए एंगल ऑफ दिस थ्रेड्स
बाय अ प्लेन विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द थ्रेड। एक प्लेन इस मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये जो एंगल होगा वही आपका हेलिक्स एंगल होगा, वही आपका हेलिक्स एंगल होगा। नाउ माय डियर, इसका एनालिसिस अगर स्टार्ट कर रहा हूं तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, मैंने इसका जो अपना स्क्रू थ्रेड है उसका एक रिवॉल्यूशन के लिए जो आपका रोटेशन रहा होगा उसको अनवाउंड कर रहा हूं। ये कैसा है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये सिलेंड्रिकल सरफेस है और ये हेलिकली इस पे कटा हुआ है, इस पे हेलिकली आपका थ्रेड्स कटा हुआ है, ठीक। सो ये थ्रेड्स को अनवाउंड कर रहा हूं फॉर वन रोटेशन, अनवाउंड थ्रेड फॉर वन रोटेशन। सो आपको ना वो इस तरीके से दिखेगा कुछ, इस तरीके से कुछ दिखेगा। क्या होगा पता है, एक अनवाउंड किया एंड दिस इज नथिंग बट ये मीन डाया पे है, किस पे है, ये मीन डाया पे। इसको ड्रॉ करना है तो कर सकते हो भाई। ये इस तरीके से है। ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे ही इसको अनवाउंड करूंगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। और ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये वाला जो पेरीमीटर है, वो है पाई dm और ये वाला आपका लीड के बराबर, L के बराबर आएगा, लीड के बराबर। देखिए वापस अब इसको अपन देखते हैं किस तरीके से होगा, वो देखते हैं भाई। ये मैंने बोला कि इसको अनवाउंड किया तो एक राइट एंगल, फोकस करो इस पे, एक राइट एंगल बना, मतलब इसको अगर मैं वापस वाउंड करूंगा सो ये कितना, ये वाला जो डाया है इसको वाउंड किया, ये देखो एक रोटेशन के लिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे सो इसको मैंने अब जो ट्रायंगल था उसको इस तरीके से वाउंड कर दिया, ये दिख रहा है, वाउंड कर दिया। सो ये आपका दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है ये क्या है, थ्रेड है, ये क्या है, थ्रेड है। और इसको जैसे ही अब ये एक बार घूमेगा तो कितना ट्रैवल करेगा, ये हाइट के बराबर ही, अब इसको अगर अनवाउंड करूंगा तो ये कैसा दिखा, राइट एंगल ट्रायंगल, कैसा दिख रहा है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। सो ये वाला भाई, अब जब इसको इस तरीके से मैं रखा था, ये देखो इस तरीके से जब रखा था, सो ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ यही तो हेलिक्स एंगल कहला रहा था, और इसको जब अनवाउंड करूंगा तो ये देखो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल, मतलब ये वाला एंगल क्या होगा आपका, हेलिक्स एंगल होना चाहिए। ये वाला एंगल क्या होना चाहिए आपका, हेलिक्स एंगल होना चाहिए। दिस शुड बी अल्फा, ये लीड के बराबर, एक रोटेशन में इतना ही घूमेगा, लीड के बराबर होगा, ठीक। यहां कहीं मैंने बोला कि ये वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड, इस पे वेट लगा है W, वर्टिकली डाउनवर्ड वेट लगा है W। नाउ माय डियर, अगर मैं यहां पे अल्फा का हेलिक्स एंगल निकालना चाहूंगा तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन L अपॉन पाई dm, मतलब हेलिक्स एंगल डिपेंड्स ऑन मीन डायमीटर एंड लीड पे डिपेंड करेगा। साथ के साथ अगर मैं बोलूं ये जो W है इसको ऊपर रेस करना है, उठाना है, मतलब ये तो लीड हुआ,
ये लीड हुआ। सो यार आपका जो W है वो इंक्लाइंड प्लेन पे चल रहा है, W जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पे चल रहा है, हाँ कि ना? ठीक है ठीक है ठीक है, चीजें आ गई ना, चीजें आ गई। तो मैं यहां तक बताया था आपको कि भाई इसको जब अनवाउंड किया था तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में बन गया था, राइट एंगल ट्रायंगल में बन गया था, और आपको वेट को उठाना है, वेट को उठाना है तो वेट कैसे उठेगा, वेट कैसे उठेगा, एक इंक्लाइंड प्लेन में उठेगा। सो पावर स्क्रू के एनालिसिस में, पावर स्क्रू के एनालिसिस में ये पॉइंट मेंशन रहेगा, ठीक है? क्या चल क्या रहा है, ठीक है ना? क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, वापस सुनो, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है? मैं कह रहा हूं कि यार आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इसको अनवाउंड किया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया इस तरीके से, और जो वेट है उसको मैं ये मानूंगा कि वेट, अगर वेट को रेस करना है या नीचे लाना है, रेस करना है या नीचे लाना है तो एक इंक्लाइंड प्लेन में लाना है। सो पावर स्क्रू के एनालिसिस में मैं ये मान के अब चलूंगा कि रेस करना है या इसको वेट को अगर ऊपर ले जाना है तो इंक्लाइंड प्लेन में ऊपर ले जाऊंगा, अगर नीचे लाना है तो इंक्लाइंड प्लेन में नीचे लाऊंगा, ये फिक्स हो गया। साथ के साथ एक चीज और देखिए, एक चीज और देखिए, अगर मुझे इसको ऊपर ले जाना है या नीचे लाना है तो एक टॉर्क देना पड़ेगा, और टॉर्क लेट अस एज्यूम मैंने यहां पे एक फोर्स लगाया P, यहां पे मैंने एक फोर्स लगाया P, और P और ये जो आपका रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, dm/2। सो द टॉर्क रिक्वायरमेंट mt और मोमेंट रिक्वायरमेंट विल बी इक्वल टू P इंटू dm/2, P इंटू dm/2 मोमेंट रिक्वायरमेंट। साथ के साथ एक चीज और याद रखना बेटा, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, W ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वाला फोर्स इसके परपेंडिकुलर होगा, ये वाला फोर्स इसके परपेंडिकुलर होगा, वेट के परपेंडिकुलर। P इज व्हाट, एफर्ट, P इज व्हाट, एफर्ट फोर्स, P इज एफर्ट, आप एफर्ट लगा रहे हैं। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड टॉर्क, रिक्वायर्ड टॉर्क, टॉर्क रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक? नोट इट डाउन फ्रॉम द स्टार्ट, नोट इट डाउन फ्रॉम द स्टार्ट, यहां से नोट करना शुरू करो। मैंने अभी आपको जस्ट इंट्रो दिया है पावर स्क्रू का, कि कौन सी चीज क्या, कब क्या होने वाला है। आते जाओ यार, अच्छा बढ़ा रहे हो, जल्दी नोट करो यार, नोटेड ना, एकदम एकदम फास्ट भी नहीं, मतलब इतने। पावर स्क्रू के बारे में एक चीज बताया था कि वो इंक्लाइंड सरफेस पे इस तरीके से, इंक्लाइंड सरफेस पे लोड लगेगा, और लोड हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। दिस वाज लीड L, और ये था पाई dm, ये हेलिक्स एंगल था अल्फा। सो आपका हेलिक्स एंगल tan अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, दैट इज योर L डिवाइडेड बाई पाई dm, ये लिख सकता हूं, ठीक है? हाँ ठीक है भाई।
सो यहां तक पहुंचे थे। अब देखिए यहां पे मैंने आपको बताया था कि आपका जो लोड रहेगा W, वो इस तरीके से रहेगा कि W यहां पे वर्टिकली डाउनवर्ड, W, ठीक। ये आपका अगर इस लोड को ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाना है तो इंक्लाइंड सरफेस पे ऊपर जाएगा, नीचे लाना है तो इंक्लाइंड सरफेस पे नीचे आएगा। ये कल हमने देखा था पावर स्क्रू के केस में, ठीक है, पावर स्क्रू के केस में। इसी के आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। अब मैं निकालना चाह रहा हूं टॉर्क, टॉर्क निकालना चाह रहा हूं। टॉर्क रिक्वायरमेंट फॉर लिफ्टिंग लोड, लोड को लिफ्ट करने के लिए टॉर्क रिक्वायरमेंट देखना चाह रहा हूं। सो ये कैसे हो जाएगा? इट विल बी, इंक्लाइंड सरफेस है, ये लीड के बराबर L, और आपका जो लीड मैंने बताया था सिंगल स्टार्ट में लीड पिच के बराबर होता है। कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आप ये याद रखना उसको सिंगल स्टार्ट कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर डबल स्टार्ट है तो लीड विल बी डबल ऑफ द पिच, इसी तरीके से आपका था, ठीक। ये आपका अल्फा है एंड दिस इज योर पाई dm, dm इज द मीन डाया, dm इज द मीन डाया, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। नाउ माय डियर, यहां पे कोई लोड है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। अब इसको लिफ्ट अगर करना है, लिफ्ट करना है तो फोर्स किधर लगेगा? मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो एफर्ट है P, वो P हमेशा W के परपेंडिकुलर होगा। मतलब या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है। सो अगर लिफ्ट करना है, अगर मुझे लिफ्ट करना है, उठाना है, सो इस साइड जाएगा ऑब्वियसली। सो P इधर होने वाला है, दिस इज द एफर्ट, कैपिटल P एफर्ट। P इज व्हाट? एफर्ट, लोड को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है सर। P इज द एफर्ट। नाउ माय डियर, अगर लोड इस डायरेक्शन में है, सो चलिए देखते हैं। आपका लोड इस तरीके से था, यहां पे W डाउनवर्ड, ठीक। ऑब्वियसली अगर इसको इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो एंगल देख लेते हैं भाई, इसमें एंगल देख लेते हैं। आपको मैं यहां पे एंगल दिखा देता हूं। इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर लाइन डाला, इस इंक्लाइंड सरफेस के ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये अल्फा है तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। सो दिस शुड बी अल्फा, दिस शुड बी अल्फा, मतलब ये 90 माइनस अल्फा, मतलब ये कितना होना चाहिए फिर से? अल्फा, ठीक। क्योंकि आपका ये वाला और ये वाला क्या है? 90 डिग्री में है। सो अगर ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, तो ये वाला और ये वाला भी आपस में 90 में है, तो ये अल्फा है, तो ये बचा कितना? 90 माइनस अल्फा, तो ये बचेगा कितना? अल्फा, ये वाला इंक्लिनेशन एंगल के बराबर। और इंक्लिनेशन एंगल अभी फिलहाल कौन सा एंगल है? दिस इज योर हेलिक्स एंगल। ये क्या कहलाता है? हेलिक्स एंगल। कल बात किए थे इसके बारे में, हेलिक्स एंगल, ठीक है सर। सो यहां पे W के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, W के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक होगा इस डायरेक्शन में W कॉस अल्फा, एक होगा इस डायरेक्शन में W साइन अल्फा। सिमिलरली अगर ये फोर्स है, ये फोर्स है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, दैट इज योर P साइन अल्फा कह सकता हूं, P साइन अल्फा, और इस डायरेक्शन में आपका P कॉज अल्फा हो जाएगा, P कॉज अल्फा, और एक नॉर्मल फोर्स N।
अगर इसको ऊपर खींच रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, तो ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, म्यू एन। सो यहां पे देखिए आपके पास दो रेफरेंस प्लेन हो गए, कौन कौन सा, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन। इसको मैंने x मान लिया, इसको y मान लिया। सो एक ये वाला प्लेन हो गया इंक्लाइन प्लेन, और एक उसके परपेंडिकुलर हो गया, सो अगर ध्यान से देखोगे तो रिजॉल्व करने जाऊंगा, सो n इक्वल टू समेशन ऑफ एफ वाई अगर मैं ले रहा हूं, समेशन ऑफ एफ वाई शुड बी इक्वल टू 0 फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। आई कैन से व्हाट, दैट इज योर समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, मतलब n ऊपर जा रहा है, नीचे की ओर कितना है, n इक्वल टू आई कैन राइट w cos अल्फा प्लस p sin अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ठीक, अगर मैं बात करूं यहां पे अगर मैं बात करूं समेशन ऑफ एफ एक्स लेने जाऊं, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। सो देखिए कितने फोर्स हैं एक्स डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं, 1 म्यू एंड 2 p cos अल्फा 3, टोटल 3 फोर्स हैं, उसमें से 2 फोर्स एक साइड आ रहा है, एक फोर्स उस साइड जा रहा है। सो यहां पे लिख सकता हूं p cos अल्फा माइनस जो नीचे आ रहा है w sin अल्फा एंड माइनस म्यू एन शुड बी इक्वल टू 0। एन की वैल्यू रख देता हूं तो आपका आ जाएगा ये p cos अल्फा माइनस w sin अल्फा, और फ्रॉम द इक्वेशन 1 एन की वैल्यू, तो म्यू एन मतलब कितना हो गया, w cos अल्फा प्लस p sin अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है भाई, W वाला एक साइड रख देता हूं, P वाला एक साइड रख देता हूं। सो ये हो जाएगा आपका यहां से P cos अल्फा माइनस म्यू P sin अल्फा शुड बी इक्वल टू, इधर ये हो जाएगा W sin अल्फा प्लस म्यू W cos अल्फा, ये होने वाला है। P कॉमन निकाल लिया, सो एफर्ट जो रहेगा वो आपका इस तरीके से आ रहा है, W कॉमन निकाल दिया तो sin अल्फा प्लस म्यू cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस म्यू sin अल्फा। जस्ट इक्वेशन लगाया, ऊपर से sin अल्फा कॉमन निकाला, नीचे से sin अल्फा कॉमन निकाला, तो sin अल्फा अगर कॉमन निकालूंगा तो W इंटू sin अल्फा, और ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाय cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा। अच्छा cos अल्फा कॉमन निकालता हूं, मुझे tan लाना है यहां पे। सो cos अल्फा कॉमन निकाला, cos अल्फा कॉमन निकालूंगा तो sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा, दैट इज योर tan अल्फा। ठीक, क्योंकि tan के फॉर्म में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि म्यू की वैल्यू होती है tan के फॉर्म में, म्यू इक्वल टू tan फाई, वी नो दैट। यहां पे अगर मैं म्यू बोला हूं तो म्यू इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हाट, योर स्क्रू सरफेस एंड द वर्कपीस और लोड। ठीक, सो म्यू इक्वल टू आई कैन राइट tan फाई, वेयर फाई इज फ्रिक्शन एंगल, ये लिख सकता हूं। ठीक, सो इसीलिए यहां पे 10 लाने की कोशिश कर रहा हूं। सो ये हो जाएगा आपका tan अल्फा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय, यहां से भी cos अल्फा कॉमन निकाल दूंगा, cos अल्फा, सो ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू tan अल्फा। cos अल्फा कैंसिल हो गया, तो P इक्वल टू, अभी मेरे पास ये इक्वेशन आया, इसको और रेड्यूस करने की कोशिश करूं, सो यार म्यू की वैल्यू मुझे पता है कितना है, tan फाई है, सो क्या वो पुट कर सकता हूं, तो P इक्वल टू आई कैन राइट P इक्वल टू W tan अल्फा प्लस म्यू की वैल्यू tan फाई होगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस
tan phi tan अल्फा। ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला है क्या? tan a प्लस बी का tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस बी अगर लिखने की कोशिश करूं, सो इट विल बी tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। इस फॉर्म में लिख सकता हूं। सो ये वाला जो फॉर्मूला है, आई कैन राइट P इक्वल टू W tan अल्फा प्लस फाइव, और 5 प्लस अल्फा लिखिए, 5 प्लस अल्फा मतलब एक ही है। सो ये क्या हो गया? ये आपका एफर्ट, ये एफर्ट लगा, ये एफर्ट लगा लोड को ऊपर उठाने के लिए, लोड को ऊपर उठाने के लिए। नाउ माय डियर, अगर मैं बात करूं ये तो लोड को ऊपर उठाने के लिए, इसमें टॉर्क की बात करूंगा तो टॉर्क कितना था आपका? दैट इज योर mt इक्वल टू P इंटू dm/2। यही तो टॉर्क था, यही तो टॉर्क था। सो यहां पे जैसे ही मैं P की वैल्यू रखूंगा, P की वैल्यू रखूंगा, सो आई कैन से mt इक्वल टू W into dm/2 tan phi plus alpha. So this is the required torque for lifting load. It is the required torque for lifting load. Required torque for lifting के लिए है। अगर मुझे लोड को नीचे लाना है, ठीक, फॉर रिक्वायर्ड टॉर्क देखना चाह रहा हूं, फॉर लोअरिंग लोड को नीचे लाने के लिए अगर मैं रिक्वायर्ड टॉर्क देखूंगा, सो एक्सप्रेशन विल बी ऑलमोस्ट सेम, सिर्फ और सिर्फ एक अंतर होगा, दैट इज योर mt शुड बी इक्वल टू WDm/2 tan phi माइनस अल्फा। आप करके देखेंगे जो प्रोसेस बताया हूं, सिर्फ क्या होगा लोअरिंग में, क्या होगा लोअरिंग के लिए आपको ये जो एफर्ट है ना, ये जो P है, P का डायरेक्शन क्या हो जाएगा उस समय? नीचे लाना है तो इस डायरेक्शन में करोगे, इस डायरेक्शन में, सो उसका कंपोनेंट इधर ब्रेक होगा, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में चला जाएगा। जैसा कैलकुलेशन किए वैसा ही कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये वाला जो एक्सप्रेशन मैं बताया हूं, फाइनल एक्सप्रेशन, ये मिल जाएगा। सो दिस इज द टॉर्क फॉर द लोअर द वेट एंड दिस इज द टॉर्क टू रेज द वेट, है ना। इसको, ये वाला जो टॉर्क है ये आपके लोड को उठाने के लिए है, ये वाला जो टॉर्क है ये लोड को नीचे लाने के लिए है, ठीक। सो ये इस तरीके के आपके एक्सप्रेशंस आ गए। नाउ माय डियर, यहां पे जो एक्सप्रेशन हमने बात किया है ये कौन से कंडीशंस पे हैं? ये कौन से कंडीशंस पे हैं? एक ऐसा कंडीशन जब आपका फाई जो है, मतलब फ्रिक्शन एंगल, इज ग्रेटर देन अल्फा और एटलीस्ट इक्वल टू अल्फा। क्योंकि अगर आपका फाई, आप देख रहे हैं लोअरिंग टॉर्क में मैंने बोला कंडीशन सब कुछ सेम रखा और ये आया है, सो अगर आपका फाई की वैल्यू कम हो गई अल्फा से, फाई की वैल्यू कम हो गई अल्फा से, सो टॉर्क निगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स आपका पावर इसको रोकने का काम था, ऊपर चला गया तो वहीं पे रुक जाए, नीचे ला रहा हूं तो वहीं पे रुक जाए, है ना। सो ये वाला काम नहीं करेगा और दिस कंडीशन इज नोन एज ओवरहॉलिंग कंडीशन। आई विल टेल यू लेटर ऑन, है ना, मैं बात करूंगा उसके बारे में कि किस तरीके से होता है। पहले नोट कीजिए, ये फर्स्ट नंबर फ्रेम नंबर 1, दिस इज योर सेकेंड फ्रेम, ये हो जाएगा आपका थर्ड फ्रेम। नोट इट डाउन। ठीक, नोट इट डाउन।
हाँ आगे बढ़ाओ। थियरी ऑफ मशीन में अप्रोक्स मैं 100 आवर्स के आसपास लूंगा डियर। थियरी ऑफ मशीन के स्टार्टिंग के क्लासेस घर से ही रहेंगे, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग मेरे से घर से पढ़े हुए हैं, है ना। नहीं ऐसी वर्मा लगा सकते हो। सेकेंड फ्रेम में है बेटा, फर्स्ट फ्रेम अच्छा अभी तक नोट नहीं किए हो। आगे आगे नोट करो अभी, हाँ ना। फर्स्ट फ्रेम का जो बचा हुआ होगा वो लास्ट में नोट कर लेना। आप धीरे हैं। अच्छा आज एफईएम फिनाइट एलिमेंट मेथड कि फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या था। समेशन ऑफ एफएक्स नहीं आया था सर जी फर्स्ट फ्रेम में। अच्छा फर्स्ट फ्रेम में समेशन ऑफ एफएक्स नहीं आया था भाई, पहले वाले फ्रेम में बचा हुआ है। ऐसा कवर करना मेरे लाल। अब मैं कैमरा चलाऊं, ये यहां से ये चीज कवर कर इस तरीके से। तू लिखा ये ठीक है। अरे बोला भाई कैमरामैन को, बोलता खुद चला लो बोल रहा है। ये तो क्या है, मैं अकेले हूं ना। अभी क्लास रहती तो मैं बताया रहता फिर पूरा। अभी भी हाप आ रहा है मेरे भाई। मेरे भाई अबे सुन, ये पूरा नहीं दिख रहा है। बहस मत कर इसमें डाल, ये दिखना चाहिए, नहीं तो तेरे घर का एड्रेस दे दूंगा मैं। आ गया अभी, अभी दिख रहा है। हाँ दिख रहा है अभी। समेशन ऑफ एफ वाई एफ एक्स, ठीक आ गया। थोड़ा आगे बढ़ाओ आप। ये पूरा कवर होना चाहिए यहां से यहां तक एटलीस्ट। अगर इसके आगे हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एफ एम एम टेक में भी होता है फिनाइट एलिमेंट। उसके बिना तो सॉफ्टवेयर आप चला नहीं पाओगे ना। आपके सिमुलेशन अगर मैं बोलूँ आप एम टेक में क्या सीखोगे, तो आप सीखोगे एक्चुअली, है ना, एडवांस में यही चीज़ें कि भाई मैं किस तरीके से सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें, क्योंकि अब आईआईटी ना पूरा इन चीज़ों पे ही काम करती है, सॉफ्टवेयर कोडिंग ये सब करवाएंगे आपसे। और घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कोडिंग किस तरीके से क्या है, बहुत आसान होता है। अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो मुझे सीरियसली नहीं पता था यार कोडिंग का। मुझे तो कोडिंग में एक ही चीज़ पता थी कि सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कोडिंग किया जाता है, ठीक। और एक जने सर से मैं सुना था कि पाइथन होता है करके, बस इतना ही था। उसके बाद मैं गया आईआईटी। आईआईटी में सबसे पहले ही दिन गया और
पहले ही दिन मैं किसी के मुंह से सुना मैटलैब, उसके बाद वो कंटिन्यू चलते रहा, लोग बोलते रहे मैटलैब मैटलैब मैटलैब। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैटलैब क्या है। आगे बढ़ाओ। मैटलैब क्या है ये मुझे समझ में नहीं आता था। तो मुझे लगा कि यार वहाँ पे जो लैब सबके लिए एक्सेसिबल है ना, जहाँ पे सब आ जा सकते हैं, तो उसी को मैटलैब बोलते होंगे, मुझे लगा पहले। ये फैक्ट है ना, जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ ये फैक्ट है। मुझे सीरियसली नहीं पता था कि मैटलैब क्या है। मुझे वही लगा कि भाई सब जहाँ पे जाते हैं वही आपका मैटलैब है। उसके बाद धीरे से पता चला कि मैटलैब कोडिंग लैंग्वेज है, कोडिंग करना है उस पर। और बाद में तो खैर जब एमटेक करके निकला तब तक तो मैटलैब, अभी भी अपने को कोडिंग में कोई तकलीफ नहीं है मैटलैब में। हालांकि अभी मैं बोलूँ तो 2 साल से मैं ना तो कोडिंग किया हूँ ना तो डिज़ाइन किया हूँ, लगभग 2 साल होने को हो गया। लेकिन इतना पता है कि अब आराम से हो जाएगा। बाद में कंपनी में भी हमने काम किया सॉफ्टवेयर। एनसिस ऐसा लगता था भाई, पहले जब मैं कॉलेज में था तो एनसिस सुना था और एनसिस मुझे बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर लगता था, बहुत भारी है ये लगता था मुझे कि यार बहुत, क्योंकि लोग उस तरीके से बोलते थे ना, ओकेशनल ट्रेनिंग, हाँ हाँ एनसिस कर लो ना। अरे फिर वहां गया तो समझ में आया यार एनसिस तो सॉफ्टवेयर है ना, उसको तो इनपुट मैं ही दूंगा तब आउटपुट देगा। एम टी इक्वल टू W dm by 2 tan phi minus alpha. This was the torque required for lowering the load. लोड को लोअर करने के लिए, लोड को नीचे लाने के लिए ये टॉर्क रिक्वायर्ड था। ठीक। इफ फाई इज लेस देन अल्फा, फर्स्ट कंडीशन, अगर मैं कह रहा हूं phi is less than alpha, phi is less than alpha, अगर phi कम रहा less than alpha, then torque will be negative, and this condition is known as overhauling condition. इसी को आप कहते हैं ओवरहॉलिंग कंडीशन। मतलब ये काम का नहीं रहा। अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो गया तो आपके पावर स्क्रू के काम का नहीं रहा। पावर स्क्रू में तो मेनली मुझे क्या चाहिए, लोड को या तो ऊपर ले जाना है या तो नीचे ले जाना है, और उस पर्टिकुलर जिस पोर्शन पे मैं चाहता हूं उस पोर्शन पे वो रुक जाए, पर्टिकुलर उस पोर्शन पे रुक जाए। लेकिन वैसा नहीं होता, तो ये ओवरहॉलिंग मतलब अब मुझे वापस इस पे रिव्यू करने की जरूरत है, वापस इसको देखने की जरूरत है। सो ये पहला कंडीशन हुआ, वापस आपको देखना रहेगा और आपको ये कंडीशन क्रिएट करना है, इफ फाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा। अगर ऐसा रहा कि फाई इक्वल और ग्रेटर देन अल्फा रहा, देन द टॉर्क विल बी पॉजिटिव, and this condition is known as self-locking condition. Then torque will be negative. Will be positive. Torque will be positive. And this condition is known as self-locking condition. Self-locking condition. मतलब ओवरहॉलिंग कंडीशन में अगर लॉक करना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब आप समझ रहे हो कि उसको ऊपर उठाए और उसको उसी पॉइंट पे होल्ड करने के लिए इस तरीके से फोर्स लगा के रखना पड़ेगा, जो कि डिजायरेबल नहीं है। पावर स्क्रू हम उसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिस पोजीशन पे उसको ले गया उसी पोजीशन पे वो रहे जब तक मैं नहीं चाहता उसको नीचे लाना। ठीक। सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड सेल्फ लॉकिंग कंडीशन। ये कंडीशन की जरूरत होती है। मतलब फाई इज इक्वल टू अल्फा, दैट इज द व्हाट, लिमिटिंग कंडीशन, दैट इज लिमिटिंग कंडीशन। या आपको कहना चाहिए फाई शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फा, है ना।
फाई इक्वल टू अल्फा क्या होगा, लिमिटिंग कंडीशन होगा कि फाई और अल्फा हेलिक्स एंगल और फ्रिक्शन एंगल बराबर हो गए तो वो क्या हो गया आपका लिमिटिंग कंडीशन हो गया। लिमिटिंग कंडीशन मतलब वो मिनिमम है, वहां पे मिनिमम के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि भाई एटलीस्ट इतना अपने को चाहिए। लेकिन इन एक्चुअल आपको क्या चाहिए, फाई शुड बी ग्रेटर देन अल्फा, फाई शुड बी ग्रेटर देन अल्फा। दोनों साइड अगर मैं 10 लगाया तो 10 फाई शुड बी ग्रेटर देन 10 अल्फा, और जो 10 फाई होता है उसको क्या मैं म्यू लिख सकता हूं, म्यू, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड 10 अल्फा इज नथिंग बट L डिवाइडेड बाय पाई dm, यही तो था। एंड दिस इज द सेल्फ लॉकिंग कंडीशन। अब देखिए आपका जो 10 अल्फा था, आपका हेलिक्स एंगल था अल्फा, वो कितना था, L डिवाइडेड बाय पाई dm। अगर लीड बढ़ रहा है, मतलब मैं कहूं कि भाई आपका सिंगल स्टार्ट की जगह आप डबल स्टार्ट कर दिए, मतलब अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, L बढ़ जाएगा। सो इसीलिए आप चाहते हो कि पावर स्क्रू में जो लीड है वो कम रहे, आप नहीं चाहते हो कि ज्यादा रहे, मतलब मल्टी स्टार्ट थ्रेड्स इन जनरल पावर स्क्रू में यूज नहीं किया जाता। अगर आप मल्टी स्टार्ट थ्रेड यूज करोगे सो एल की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब ये वाला टर्म बढ़ जाएगा, मतलब देयर विल बी चांसेस कि वो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन को अवॉइड कर दे, ठीक। आगे अगर मैं बात करूं इसके आगे, देयर विल बी अ टर्म दैट इज नोन एज इफिशिएंसी ऑफ पावर स्क्रू। अच्छा, इफिशिएंसी क्या होता है, इफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट। अब देखो इफिशिएंसी मैं लिफ्टिंग के लिए काउंट करूंगा, ठीक है ना, लोअरिंग के लिए भी काउंट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, लेकिन लिफ्टिंग के लिए इसलिए बिकॉज इस पे क्या था, आपका लिफ्टिंग के लिए जो टॉर्क रिक्वायरमेंट था दैट वाज द WDM/2 tan 5 प्लस अल्फा था, सो वहां पे जो आपका टॉर्क रिक्वायर्ड है वो ज्यादा जरूरत है। सो आप कोई भी मशीन अगर डिजाइन करते हो सो आप हमेशा मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है उस पे डिजाइन करोगे, क्योंकि वो मिनिमम क्राइटेरिया को तो फुलफिल करेगा। सो यहां पे अगर मैं बात करूं इफिशिएंसी की, सो यहां पे जैसे ये लोड हो गया ये W, ये वाला डिस्टेंस था आपका पाई dm, ये लीड के बराबर था, सो आउटपुट क्या है, आउटपुट इज नथिंग बट W को यहां तक ले जाना, आउटपुट क्या है, W को यहां तक ले जाना, और यहां पे एक एफर्ट था P इस डायरेक्शन में। आप लोअरिंग में भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक। बट मैं बात करूंगा कब इफिशिएंसी, उसकी इफिशिएंसी कैसे काउंट करूंगा कि भाई उसका मैक्सिमम रेटेड टॉर्क क्या है, उसके हिसाब से मैं बात करूंगा कि उसमें मैक्सिमम टॉर्क की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से बात करूंगा, ठीक। हाँ, यहां पे अगर फाई इक्वल होता है अल्फा के, सो जीरो हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा, बट ऑब्वियस है ना। सो उससे ज्यादा ही चाहते हो, उसको पॉजिटिव कंसीडर किया गया, ये देखो पॉजिटिव लिखा हूं, ऑब्वियसली आप नहीं चाहते हो कि अल्फा हो, बट दैट इज द लिमिटिंग कंडीशन, अभी मैं बता रहा हूं, जस्ट सुनिए, पहले सुन लीजिए इस बात को, वो बात के बारे में मैं बता रहा हूं, या यहीं पे बात करूंगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। पहले यार
यहां पे अगर मैं बोलूं इफिशिएंसी इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, सो इफिशिएंसी इक्वल टू आई कैन राइट आउटपुट क्या है यहां पे, आउटपुट वर्क, अगर मैं बोलूं आउटपुट वर्क डन इज इक्वल टू W ऊपर की ओर ले जा रहे हो कितने डिस्टेंस से, L से, तो W इंटू एल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क। पॉजिटिव निगेटिव के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, दिस इज द आउटपुट वर्क, मैग्नीट्यूड यही मिलेगा। सिमिलरली अगर इनपुट वर्क के बारे में बात करूं मैं, इनपुट वर्क, सो इनपुट क्या दिए हो, एफर्ट P दे रहे थे, और वो कितना P अगर देखोगे, मैं बोलूं यहां से शुरू करोगे यहां तक ले जाना है, सो एक्चुअली आपने क्या किया कि ये जो W जब यहां पे था इसको यहां तक ले गए, सो वो कितने हाइट से उठा, L हाइट से, और आपका जो P था P, तो यहां से यहां तक ले गए, तो एक्चुअली इस डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया, पाई dm। सो इनपुट वर्क को मैं P इंटू पाई dm लिख सकता हूं, फोर्स दैट इज योर एफर्ट फोर्स, और पाई dm जो ट्रेवल करना है, पाई dm जो ट्रेवल करना है। सो इफिशिएंसी इक्वल टू I can write output is your W by L, input P by pi dm। So इसको इफिशियंसी को और अच्छे टर्म में लिखना है तो W by P, L by pi dm इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, tan अल्फा, इस तरीके से। और अगर मैंने बोला टॉक एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर द लिफ्टिंग द फोर्स, एफर्ट रिक्वायर्ड क्या था, P इक्वल टू क्या था, W tan अल्फा हो गया ये, और P इक्वल टू आपका था W tan phi प्लस अल्फा, यही था tan phi प्लस अल्फा। ठीक, W और W क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, W और W कैंसल हो गया। सो दिस विल बी द एफिशिएंसी ऑफ पावर स्क्रू, और दिस विल बी द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, दिस मशीन, tan अल्फा tan phi प्लस अल्फा। सो दिस इज द एफिशिएंसी। अगर इसको आगे सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम इफिशिएंसी मतलब tan इक्वल टू आप रख दो sin अल्फा बाय cos अल्फा, यहां पे भी रख दो tan phi प्लस अल्फा इक्वल टू आप रख दो sin phi प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय cos phi प्लस अल्फा, और इसको सॉल्व करोगे। सो एक कंडीशन में अगर आप देखेंगे कंडीशन कि अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 5/2, ये अगर कंडीशन पे देखोगे आगे इसको, है ना, ये वाले कंडीशन पे, सो आई कैन से इफिशिएंसी शुड बी मैक्सिमम। ये जो कंडीशन है ये मैक्सिमम इफिशिएंसी का कंडीशन है, और मैक्सिमम इफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाई। आई कैन राइट 1 माइनस साइन फाई प्लस 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाई। दिस इज मैक्सिमम इफिशिएंसी जो पॉसिबल है। अगर आपको सवाल आए और मैक्सिमम इफिशिएंसी पूछा है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। सिर्फ इफिशिएंसी पूछा है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। मैक्सिमम इफिशिएंसी ये फॉर्मूला, सिर्फ इफिशिएंसी ये वाला फॉर्मूला। सो ये वाला मैक्सिमम इफिशिएंसी कंडीशन के लिए ये कंडीशन होना जरूरी है। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी। आपका मैक्सिमम इफिशिएंसी ये होगा। अब देखिए नहीं, मैंने नेग्लेक्ट नहीं किया एक्चुअली ना, मैं समझ गया आपकी बात। मैं ये सोच ही रहा था ये सवाल क्यों नहीं आया। कह रहे हैं कि सर जो वर्क डन है वो तो पार्ट डिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि आपका ये नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा, फ्रिक्शन है तो। लेकिन मैंने क्या कर दिया है, मैंने कर दिया है कि ये वाला फोर्स मतलब इस डायरेक्शन में इधर, इस डायरेक्शन में इधर अगर मैंने कंसीडर कर लिया, अगर मैंने कंसीडर कर लिया सो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इस पे। ये आपका अल्फा था, ये अल्फा था, दोनों का कॉम्बिनेशन लिया ना यार अल्टीमेटली,
अल्टीमेटली दोनों का कॉम्बिनेशन लिया कि इतना एफर्ट, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, और जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, सिंपल, ठीक है ना। सो दैट्स ओके, चलेगा, आप कैलकुलेशन करके देखिए, खुद से देखिए, है ना, वही आने वाला है, उससे दिक्कत नहीं है। एक चीज और आपके दिमाग में जो आ रहा है कि आपका अगर फाई इक्वल टू अल्फा आया तो वो कौन सा कंडीशन है, फाई इक्वल टू अल्फा आया तो उस समय ना वो वहीं पे रुका हुआ है, वो आपका लिमिटिंग कंडीशन है, मतलब सेल्फ लॉकिंग है, उसमें आपको ना तो अभी टॉर्क दे रहे हो ना तो कुछ दे रहे हो। किस तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहां पे बात कर लेता हूं, एक इंक्लाइंड सरफेस पे आप ऊपर नीचे ले जा रहे हो, अगर इस इंक्लाइंड सरफेस पे कोई लोड है W, कोई लोड है W, लेट अस अज्यूम ये जो एंगल है वो अल्फा है, अल्फा है। सो यार ये इसका दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा W साइन अल्फा, एक हो जाएगा W कॉज अल्फा, W कॉज अल्फा, ठीक। अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका N, आपका N हो जाएगा, और ये इसी कंडीशन पे इसको नीचे लाने से रोक रहा हूं, इसको नीचे लाने से रोक रहा हूं, क्योंकि होगा क्या, W साइन अल्फा की वजह से ये नीचे आ जाएगा, एफर्ट फोर्स कुछ नहीं लगाया हूं अभी। सो ये क्या हो गया आपका म्यू एन, म्यू एन। सो एन इक्वल टू कितना है, कॉस W कॉस अल्फा, मतलब म्यू एन शुड बी इक्वल टू W साइन अल्फा के बराबर होना चाहिए, इस पोजीशन पे अगर रुका है तो, इस पोजीशन पे अगर रुका है तो। सो म्यू इंटू साइन, मतलब ये कितना हो जाएगा, n इक्वल टू W कॉस अल्फा, W कॉस अल्फा इक्वल टू W साइन अल्फा, W साइन अल्फा, W कैंसल हो गया, आपका tan अल्फा शुड बी इक्वल टू म्यू, मतलब म्यू इक्वल टू tan फाई रख सकता हूं। सो tan अल्फा इक्वल टू tan फाई, मतलब tan फाई, मतलब अल्फा शुड बी इक्वल टू, अल्फा शुड बी इक्वल टू फाई। सो ये एक ऐसा कंडीशन लाया जिसपे अब ये रखा हुआ है, इसको अगर ऊपर ले जाना है तो एफर्ट की जरूरत है, नीचे लाना है तो एफर्ट की जरूरत है, ऊपर ले जाना है तो एफर्ट की जरूरत है, नीचे लाना है तो एफर्ट की जरूरत है। सो दिस इज द लिमिटिंग कंडीशन, दिस इज द लिमिटिंग कंडीशन, ठीक। यहां से नोट करना शुरू करो, यहां से दिखाना शुरू करो, समझ में आई बात। सो उस समय टॉर्क रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली जीरो रहेगा कि वो पर्टिकुलर टाइम पे वो वहीं पे रुका हुआ है, वहां से नीचे लाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट की जरूरत रहेगी, और उस समय अपन बात करेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज दिस कंडीशन कंसिडर एज लिमिटिंग कंडीशन, ठीक है। अगर लीड इंक्रीज किए, लीड इंक्रीज करोगे तो वो किस पे इफेक्ट करेगा, लीड इंक्रीज करोगे तो अल्फा पे इफेक्ट करेगा, और अल्फा पे इफेक्ट किया मतलब अल्फा बढ़ेगा, अगर लीड बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ा, म्यू तो वही है, म्यू तो वही है, वो सरफेस का म्यू मैंने मान लिया कि कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल 0.3, और इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रहा है 0.25, लेकिन एल बढ़ाते जा रहे हो, एल बढ़ाते जा रहे हो, एक टाइम पे आ गया 0.31। सो वो क्या हो जाएगा, वो ओवरहॉलिंग के कंडीशन में चला जाएगा, वो ओवरहॉलिंग के कंडीशन में चला जाएगा। दैट्स व्हाई हम लोग लीड चाहते हैं कम रहे, ठीक है। उसके कंपैरिजन में आपका जो मीन डाया है पाई डी एम, जो पैरामीटर है, दैट शुड बी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अभी जो लास्ट वाला लास्ट में ही नोट करना है, इसको लास्ट में नोट कर लेना, या कहीं पे आप लिख सकते हो, ये जस्ट समझाया हूं मैं कि लिमिटिंग कंडीशन है, ऑलरेडी इसके बारे में मैं बात कर लिया था एंगल ऑफ रिपोज के टाइम पे, एंगल ऑफ रिपोज के टाइम पे ऑलरेडी बात कर दिया था ये मैं। यहां से नोट करना शुरू करो भाई।
आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाओ। इफिशिएंसी का फॉर्मूला अपने को मिल गया था। नाउ इफिशिएंसी देखना चाहता हूं फॉर सेल्फ लॉकिंग। सेल्फ लॉकिंग के लिए इफिशिएंसी मैं देखना चाहता हूं। सो यार सेल्फ लॉकिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो फाई शुड बी ग्रेटर देन अल्फा और इक्वल टू अल्फा, है ना। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। सो एट लिमिटिंग कंडीशन, एट लिमिटिंग कंडीशन फाई शुड बी इक्वल टू अल्फा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ ये कि अल्फा की वैल्यू या तो फाई से कम होगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है अल्फा की वैल्यू? मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है फाई के बराबर। सो एट द लिमिटिंग कंडीशन अगर मैं इफिशिएंसी देखता हूं, सो आपका इफिशिएंसी इक्वल टू क्या है? tan अल्फा डिवाइडेड बाय tan फाई प्लस अल्फा। यह है। अगर मैं अल्फा इक्वल टू 5 रख देता हूं, सो जो इफिशिएंसी मिलेगी अल्फा इक्वल टू 5 तभी पॉसिबल है वो लिमिटिंग कंडीशन में। और अल्फा की वैल्यू 5 मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, या तो उससे कम होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू 5 से कम होना चाहिए। लेकिन अगर इक्वल लिया तो वो लिमिटिंग कंडीशन है, वो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब वहां पे जो इफिशिएंसी मिलेगा वो मैक्सिमम होगा या तो उससे कम होगा। ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंसी आपका बराबर हो सकता है tan फाई और tan फाई प्लस फाई से। इसके बराबर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, या तो इससे कम होगा, इससे कम होगा। सो दिस इज द मैक्सिमम इफिशिएंसी इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन। ओवरऑल मैक्सिमम इफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने अलग बताया था, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करके। मैं अभी क्या देख रहा हूं, सेल्फ लॉकिंग के कंडीशन में जो मेरा इफिशिएंसी का फॉर्मूला था उस पे मैं फाई रख के देख रहा हूं। सो ऑब्वियसली ये जो इफिशिएंसी मिलने वाली है इस कंडीशन में, जो इफिशिएंसी मिलेगी वो मैक्सिमम इफिशिएंसी होगी। उससे प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो उससे कम एफिशिएंसी आपको मिलना चाहिए। सो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये हो जाएगा इफिशिएंसी शुड बी लेस देन और इक्वल टू tan फाई tan 2 फाई। और tan 2 फाई का फॉर्मूला होता है tan 2 फाई इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं tan 2 फाई का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan फाई tan स्क्वायर फाई 1 माइनस tan स्क्वायर फाई, इज इट? और 2 tan फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan फाई। हाँ ठीक है, यही होना चाहिए। चलिए देखते हैं इफिशिएंसी। इफिशिएंसी उस टर्म में अगर लाना है तो tan फाई हो जाएगा ये 1 माइनस tan स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय 2 tan स्क्वायर, अच्छा tan फाई बस होगा, tan फाई बस होगा, ठीक है। 1 माइनस tan फाई tan फाई, ठीक है भाई। सो दिस विल बी द इफिशिएंसी। फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा? इफिशिएंसी tan फाई अगर अंदर ले गया तो ये हो गया 1/2 और यहां से माइनस tan फाई बाई 2, यही बच रहा है, यही बच रहा है, ये इफिशिएंसी। अच्छा यहां पे स्क्वायर होगा? स्क्वायर कैसे हो जाएगा?
सही है ना, ये फॉर्मूला सही है ना? अच्छा, यहां पे स्क्वायर रहेगा, ठीक है, स्क्वायर मुझे याद नहीं है, एक कंडीशन बस है इसमें। सो ये 10^2 बचा, 10^5, ठीक है, यही आया। एक्चुअली मुझे बाकी चीजों से मतलब नहीं था, मुझे ये दिखाना था यहां पे कि आपका जो इफिशियंसी आ रहा है सेल्फ लॉकिंग कंडीशन में, वो 1/2 माइनस समथिंग है, माइनस समथिंग, मतलब 1/2 मतलब कितना, 50%, ठीक, 1/2 मतलब 50%। सो आपका जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी जो है, इट विल बी लेस देन 50%, इट विल बी डेफिनेटली लेस देन 50%, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। सो वो आपका 50% से कम कर देगा, क्योंकि मैक्सिमम अगर ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ, सो मैक्सिमम एफिशिएंसी इन द सेल्फ लॉकिंग कंडीशन अगर मैं फॉलो कर रहा हूं, है ना, सो अगर 5 की वैल्यू कुछ रहा, सो वो 50% से कम आने वाला है। सो एफिशिएंसी शुड बी लेस देन 50%। सो इन द सेल्फ लॉकिंग कंडीशन, मुझे ये जो शब्द लिख रहा हूं इससे मतलब है, इन सेल्फ लॉकिंग कंडीशन, in self locking condition, efficiency will be always less than 50%, 50% से कम होगा, ठीक। सो ये पूछा जा सकता है भाई, दो चीजें पूछी जा सकती है कि सेल्फ लॉकिंग के कंडीशन में, सेल्फ लॉकिंग के कंडीशन में क्या होता है। हाँ ठीक है, मुझे भी याद आ गया, 10^5 का फॉर्मूला याद आ गया, दैट इज योर 2tan5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan²5, ठीक, करेक्ट है ना। होता है, मुझे एज सच अगर मैं बोलूं, बहुत सारी चीजें याद तो रहती है, कुछ कुछ चीजें मिस हो जाता है कभी कभी। सो इन सेल्फ लॉकिंग कंडीशन इफिशिएंसी विल बी ऑलवेज लेस देन 50%। एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, सॉरी एक सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सेल्फ लॉकिंग कंडीशन में आपकी इफिशिएंसी क्या होती है, इफिशिएंसी आपका क्या होता है। तो ये तरीके से लिखा जा सकता है कि 100%, 75%, लेस देन 50%, 50%। सो लेस देन 50% शुड बी द आंसर। एक चीज ये पूछा जा सकता है कि सेल्फ लॉकिंग कंडीशन में फ्रिक्शन एंगल शुड बी ग्रेटर देन हेलिक्स एंगल, और हेलिक्स एंगल शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन एंगल। सो ऑब्वियसली फ्रिक्शन एंगल शुड बी ग्रेटर देन हेलिक्स एंगल, ठीक। सो इस तरीके से पूछा जा सकता है, यहां से दिखा दो भाई। सो दिस इज अबाउट योर व्हाट पावर स्क्रू, इतनी ही सारी चीजें हैं पावर स्क्रू में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक। सो जितना मैं लिखवाया हूं वो पढ़ लीजिएगा, पावर स्क्रू में इतनी ही सारी चीजें होती है भाई। इससे एक सवाल कर लेते हैं। सो पावर स्क्रू इसलिए मैं पूरा कवर करा दिया क्योंकि आप एमडी में नहीं पढ़ने वाले ये चीज, क्योंकि होगा क्या, मैं अगर चीजें पढ़ाते जाऊं लोड बढ़ते जाएगा। सो अपन उस पॉइंट्स पे फोकस करेंगे जहां पे ये चीजें इतनी ही पढ़नी है जरूरत के हिसाब से। आगे बढ़ाओ रे। अगर नोटेड तो एक सवाल लिखना शुरू करो भाई, लिखो एक सवाल। द पिच ऑफ 50 mm मीन डाया, the pitch of the pitch of 50 mm mean diameter threaded screw of a screw jack is 12.5 mm.
is 12.5 mm, 12.5. क्या फिर से रिपीट कर रहा हूं, द पिच ऑफ 50 mm, दैट इज योर 50 mm मीन डायमीटर थ्रेडेड स्क्रू ऑफ स्क्रू जैक इज 12.5 mm. Full stop. The coefficient of friction between screw and the nut is, the coefficient of friction between screw and the nut is 0.13. 0.13. Full stop. Determine the torque required on the screw. Determine the torque required on the screw to raise a load of 25 kilonewton. Raise बोलो या rise बोलो, है ना. Screw to rise or raise a load of 25 किलो न्यूटन, 25 किलो न्यूटन का लोड दे रखा है जिसको ऊपर ले जाना है, कॉमा एज्यूमिंग द लोड टू रोटेट विद द स्क्रू. एज्यूमिंग द लोड टू रोटेट विद द स्क्रू, वो एजम्पशन में ही है, कोई दिक्कत नहीं है. .5 के बाद, अबे 12.5 mm के बाद मैंने लिखवाया था द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्क्रू एंड द नट इज 0.13. ये अच्छा हो गया कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बहुत कम लिखवाया हूं. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्क्रू एंड नट इज 0.13. डिटरमाइन टॉर्क रिक्वायर्ड ऑन द स्क्रू. Determine torque required on the screw to raise the load of 25 kilonewton, assuming the load to rotate with the screw. Assuming the load to rotate with the screw. Determine the ratio of the torque required. Determine the ratio of torque required the load to the torque required to lower the load. Determine the ratio of torque required to raise the load to the torque required to lower the load. Ratio of torque required to raise the load and raise the load to the torque required to lower the load. And the efficiency of the machine. Efficiency of the machine. बनाना शुरू करो. सवाल एक बार और रिपीट कर रहा हूं, जो नहीं लिखे लिख लेना. द पिच ऑफ 50 mm मीन डायमीटर थ्रेडेड स्क्रू ऑफ स्क्रू जैक इज 12.5 mm. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्क्रू एंड नट इज 0.13. डिटरमाइन द टॉर्क रिक्वायर्ड ऑन द स्क्रू टू रेज अ लोड. Torque required on the screw to raise a load of 25 kilonewton, assuming the load rotate with screw. Assuming the load to rotate with the screw. Full stop. Determine the ratio of the torque required to raise the load. Determine the ratio of the torque required to raise the load to the torque required to lower the load. And efficiency. Efficiency भी निकालना है. डेटा क्या क्या दे रखा है? गिवन मीन डाया 50 mm, पिच आपको दे रखा है 12.5 mm, लोड W इक्वल टू 25 किलो न्यूटन and mu equal to 0.13, that is equal to tan phi
ये दे रखा है और बाकी चीजें आपको निकालने के लिए बोल रहा है। सो यहां से अगर मैं रेज द लोड, ओके ठीक है। आई डोंट नो द आंसर ना, आंसर मुझे नहीं पता। ठीक है, आंसर नहीं पता मुझे। यहां पे अगर मैं बात करूं, आपका जो दिया है वो निकालने की कोशिश करते हैं भाई, उससे आंसर मैच कर लेंगे। फिर सबसे पहली बात फाइल निकाल लेता हूं, तो tan इनवर्स 0.13, सो 7.4 फ्रिक्शन एंगल आ गया 7.41 डिग्री। सो दिस इज द फ्रिक्शन एंगल एंड tan अल्फा इक्वल टू L डिवाइडेड बाई पाई dm, और L इक्वल टू कितना होगा, कुछ बोला नहीं है। सो दिस इज द लीड, जितना पिच है उतने को ही लीड मान लूंगा। सो इट विल बी 12.5 डिवाइडेड बाई पाई dm, मीन डाया दे रखा है 50 mm। 12.5 ये आ रहा है 4.55 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 4.55 डिग्री। यस, मेरा पावर स्क्रू का कंडीशन को फॉलो कर रहा है, फाई इज ग्रेटर देन अल्फा। यस, बिल्कुल सही है। अब यहां पे अगर मैं बोलूं, आपको पहले क्या बोला है, टॉर्क। हाँ, सो टॉर्क फॉर द टॉर्क रिक्वायर्ड to lift mt w dm by 2 tan 5 प्लस अल्फा। लोड कितना दिया है, 25 किलो न्यूटन, 25 इंटू 10 टू द पावर 3। dm दे रखा है, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, 0.05 मीटर हो जाएगा। सो जो टॉर्क आएगा वो न्यूटन मीटर में हो जाएगा, जो टॉर्क आएगा वो न्यूटन मीटर में हो जाएगा। सो डिवाइडेड बाय 2 tan 5 प्लस अल्फा, 5 कितना है 7.41 प्लस अल्फा कितना है 4.55। सो यहां से आपका टॉर्क रिक्वायरमेंट आ जाएगा फॉर लिफ्टिंग द लोड। फॉर लोअरिंग द लोड, टू लोअर mt इक्वल टू w dm बाई 2 tan 5 माइनस अल्फा। सो यहां से अगर मैं बोलूं तो 25 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.05 मीटर डिवाइडेड बाई 2 tan 5 माइनस अल्फा, 7.41 माइनस 4.55। सो यहां से एम टी निकल जाएगा टू लोअर। सो एम टी एल बोल दिया इसको, और इसको एम टी आर बोल दिया, रेस करने के लिए या लिफ्ट करने के लिए था। ठीक, ये लोअर करने के लिए हो गया। सो दोनों में एम टी कितना कितना आ रहा है, लिफ्टिंग के लिए 132.4 न्यूटन मीटर, ये 31.29 न्यूटन मीटर। ओके, अलग आ रहा है क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक किए होगे। ठीक है, 31.29 न्यूटन मीटर। और रेशियो अगर मैं बोलूं, रेशियो, सो रेशियो निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। रेशियो इक्वल टू आपका आ जाएगा 132.4 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाई 31.29। सो यहां से आप रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक, कितना आ रहा है? 4.24। ओके, ठीक, देख लेना भाई, हाँ ना, अप्रॉक्स आंसर अगर किसी का ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो रहा है पॉइंट का तो दैट्स ओके, एकदम अलग नहीं होना चाहिए। जो डेटा मैं दिया हूं है ना उसी के हिसाब से चलना। इफिशियंसी tan अल्फा tan 5 प्लस अल्फा कितना हो जाएगा? tan 4.55 tan 7.41 प्लस 4.55 इंटू 100 37.43%। दिस विल बी द एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर मैं बोलूं तो मैक्सिमम एफिशिएंसी, हाँ, दिस इज द आंसर ना, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला मत लगा देना भाई, ये वाला जब तक मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं बोला है तब तक आपको ये नहीं लगाना है भाई। ये अगर लगाओगे तो उसमें एफिशिएंसी 1 माइनस साइन 5, तो साइन 5 मतलब कितना हो गया? 7.41 और 1 प्लस साइन 7.41 इंटू 100 कितना हो रहा है ये वाले कंडीशन पे? ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ना, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ऑब्वियसली इस पे इस तरीके से बात नहीं करेगा। ये फॉर्मूला लगाने पे कितना आ रहा है? टॉर्क को लोअर करने के लिए कितना बोल रहे हो? 313। दैट इज द रॉन्ग। ये आ रहा है 77.152%। सो ऑब्वियसली यार ये इफिशिएंसी, ये जो है ये मैक्सिमम इफिशिएंसी का कंडीशन मैंने बोला है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होना चाहिए? आपका अल्फा शुड बी इक्वल टू 45 माइनस 5/2, ये कंडीशन आपका रहना चाहिए। सो ऑब्वियसली इस सवाल के लिए बात नहीं कर सकता मैं, और सेल्फ लॉकिंग कंडीशन में आपने ये भी पढ़ा है कि उसकी मैक्सिमम इफिशिएंसी 50% से कम होगी। सो ऑब्वियसली इस सवाल के लिए ये बात नहीं कर सकता। उस सवाल में डेटा उस तरीके से दिया रहेगा और मैक्सिमम इफिशिएंसी ये मेंशन किया रहेगा, मैक्सिमम। ठीक, नोट इट डाउन। पावर स्क्रू इज ओवर नाउ भाई। ठीक,